बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज का जो हमारी क्लास है रिकॉर्ड्स पे होगी। 2025 के रिकॉर्ड्स आज हम डिस्कस करेंगे। और ये रिकॉर्ड्स क्लास एएमसी प्रेप एकेडमी की तरफ से कंडक्ट की जा रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन। चलें जी, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आप लोगों ने मुझे आंसर करना है, फिर हम इस पे डिस्कशन करें। जी फर्स्ट क्वेश्चन है जी, अ प्रेग्नेंट लेडी विथ सडन ऑनसेट चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्टेबल पैरामीटर्स हैं, ठीक है, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल है, विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप अदर देन एक्सरे। ऑप्शन ए है जी ईसीजी, ऑप्शन बी ट्रोप आई, ऑप्शन सी वीकू स्कैन, ऑप्शन डी सीटी पीए। तो सारे स्टूडेंट्स आंसर करें, ये क्या हो सकता है इसका। ये हमने उस दिन क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था। ईसीजी ईसीजी ईसीजी। इट मीन्स के जो मेजोरिटी है वो एग्री ईसीजी के साथ कर रही है, राइट। क्योंकि आप फोकस करें यहाँ पे कि लाइक उसने कह दिया कि एक्सरे कर ली है, ऑलरेडी एक्सरे हो चुका है, वो आपको बताएगा पहले। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा हमें रूल आउट करने के लिए। डॉक्टर फमीदा वीक्यू स्कैन। हम्म। अच्छा जी। चले हम आंसर की तरफ मूव करते हैं। जब भी हमने उस दिन क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जब भी पेशेंट आपके पास आता है मोस्टली चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ, उस दिन हम जीआईटी के अंदर डिस्कस किया था। तो पहली चीज जो कि हमारे माइंड में आनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, वो हमने ईसीजी करनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे तो उसने और आसान कर दिया कि एक्सरे ऑलरेडी हो चुका पेशेंट का, तो आप बताएं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी। तो इसलिए ऑलवेज आपने रूल आउट करना होगा कोई एमआई कोई कार्डिक कंडीशन तो नहीं है, तो आपने नेक्स्ट स्टेप ईसीजी करनी है। नहीं वी क्यों देखें, इसमें ना वी क्यू इसलिए नहीं होगा, वी क्यू है मोस्ट एप्रोप्रिएट गोल्ड स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं ना, वो है। लेकिन यहाँ पे यही तो एएमसी चीजें पूछ रही होती है, यहाँ पे ये चीज पे फोकस करें नेक्स्ट स्टेप। जब उसने नेक्स्ट स्टेप लगा दिया ना, चाहे उसने पीछे मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछ लिया ना और नेक्स्ट भी बोल दिया है, इट मीन्स के ये इनिशियल की बात कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, इनिशियल हो गया या नेक्स्ट स्टेप। जब भी नेक्स्ट स्टेप उसने बोल दिया है ना, तो इट मीन्स के वो अभी बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो पूछना चाह रहा है। अगर ये यहाँ पे पूछता है ना मोस्ट एप्रोप्रिएट, तो फिर हम सोचते हैं कि कोई उस तरफ जाते हैं पीक्यू स्कैन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2। डिस्पेजिया, रिगर्जिटेशन, बेरियम स्वेलो शो बर्ड वीक अपेयरेंस 2 सेंटीमीटर हर्निया। तो ट्रीटमेंट पूछना चाह रहा है जी। क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है जी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ऑप्शन बी है नफीडीपिन, ऑप्शन सी हैटल हर्निया रिपेयर, ऑप्शन डी बलून डायलेशन, ऑप्शन ई मायोटमी। कुछ लोग डी, कुछ सी, कुछ ई कुछ बी। ठीक है डॉक्टर्स, आप अपना ब्रेन यूज करें क्योंकि ये टॉपिक हमने अभी उस दिन ही डिस्कस किया। ये एक लीजिए जी, डायग्नोसिस है एक लीजिए जी, डॉक्टर एहसान रियाज। ई ई एक लीजिए सो बी, डॉक्टर एम पी सिंह सी। चलें जी हम इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसका आंसर हमने उस दिन डिस्कस किया था क्लास के अंदर, बलून डायलेशन। ये उसने पूछना चाह रहे थे मोस्ट एप्रोप्रिएट जो स्टेप होता है ना लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, वो पूछना चाह रहे हैं।
तो इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है हमने उस दिन डिस्कस किया था, बलून डायलेशन, जो हमारी लास्ट क्लास हुई है, जिन लोगों ने लिया उनको आइडिया होगा। जी डॉक्टर साहब आपको नजर आ रहा होगा, बलून डायलेशन इसका आंसर है। और जो निफिडिपिन होती है वो लो एफिकेसी रखती है, और हम ओल्डर पेशेंट में यूज कर रहे होते हैं। हमने उस दिन क्लास के अंदर ये डिस्कस भी किया था। ओल्डर पेशेंट में जो के कोम और रखते हैं और उनका हमने डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो उन पेशेंट में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करते हैं। और जो मायोटमी होती है, हमने उस दिन डिस्कस किया था कि मायोटमी लास्ट रिजॉर्ट होती है। जब सारा ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो फिर हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचती है वो मायोटमी होती है। नो नो डॉक्टर हसन, ये सेम ही है, मायोटमी या हेलर मायोटमी सेम ही है। यहाँ पे उसने जस्ट एक शॉर्ट टर्म दी है। तो जो हमारे पास ये नफीडीपिन होता है, ये जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, ओल्ड पेशेंट और सर्जरी के कैंडिडेट्स नहीं होते, हम उनमें यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, पुअर सर्जिकल कैंडिडेट्स। यहाँ पे उसने एज वगैरह मेंशन नहीं की रिकॉलर ने, तो इसलिए यहाँ पे ये भी, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम जो रियल होगा उसके अंदर एज वगैरह सारी चीजें मेंशन की होंगी। ठीक है। जो ये निमोटिक बलून डायलेशन होती है, ये कह लें कि मोस्ट जो एप्रोप्रिएट टेस्ट होता है वो ये होता है। ठीक है। और ये 80 to 90% जो है ना इफेक्टिव साबित होता है। अगर ये स्टेप भी फेल होता है तो फिर क्या करना होता है? फिर फिर लास्ट रिजॉर्ट बच जाती है मायोटमी, हल मायोट। ठीक है। अगर वो बताया गया क्वेश्चन के अंदर कि जी सारी उसने ट्रीटमेंट ट्राई कर ली है, ब्लू डायलेशन भी हो चुकी है, अब भी इफेक्टिव नहीं है, तो फिर क्या है? तो उस केस में आपने मायोटोमी की तरफ जाना है। ठीक है। अदरवाइज, अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि जी हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन जो है ना वो बलून डायलेशन होगा इन यंग पेशेंट। अगर ओल्ड पेशेंट है, उसने कोई कोमोrbid बता दिया है और आप समझते हैं कि ये सर्जिकल कैंडिडेट्स नहीं है, तो उनमें आपने फिर उसको कंजर्वेटिव ट्रीट करना है, फिडिपिन या फिर बोtulinum टॉक्सिन का इंजेक्शन दे देते हैं। डॉक्टर समझ आइए, नेक्स्ट मूव करें। जी आंसर फर्स्ट क्वेश्चन था ईसीजी था, उसका आंसर ईसीजी था। समझ आ गई आप लोगों को? नेक्स्ट मूव करें। जी ये जो जहाँ यहाँ पे उसने 2 सेंटीमीटर है अटल हर्निया को बताया ना, ये डिस्ट्रैक्टर है। इन चीजों से बचना है आपने। ठीक है। ये उसका डिस्ट्रैक्टर है, इस तरफ नहीं फोकस करना हर्निया की ट्रीटमेंट, या उस तरफ जाए आप। जो ऊपर उसने मेन फाइंडिंग बता दी है आपको, रिगर्जिटेशन और डिस्फेजिया वगैरह, और बेरियम स्वेलर भी उसने बता दी है, तो इट मीन्स कि ये एक लीजिया की तरफ जा रहा है। तो उस पर फोकस करना है, ये जस्ट डिस्ट्रैक्टर को छोड़े, क्योंकि उसने सारी फाइंडिंग बता दी है। यस, इट इज एक लीजिया। और ये सारा भी जो ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया है, मैंने कोशिश की है कि हम दोबारा से मैं रिपीट कर दूं ताकि जो न्यू लोग हैं उनके लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ मैन प्रेजेंट टू द इमरजेंसी ट्रामा यूनिट। ठीक है। विद हेडेक इन द वर्टेक्स, समटाइम पाउंडिंग, माइल्ड नोजिएटेड है, नो फीवर हिस्ट्री है, नो फोकल न्यूरोलॉजिकल साइन है, 1 वीक अगो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, 1 वीक अगो had head trauma in the bike accident, the impact split his helmet, और नो लॉस ऑफ कॉन्शियस एट हिज टाइम। डायग्नोस क्या होगा जी? एपिड्यूरल हेमाटोमा, सब ड्यूरल, सब इरेक्नाइड, ऑप्शन डी माइग्रेन, ऑप्शन ई पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक। सारे लोग इसका आंसर करें। ये अप्रैल की रिकॉल्स है, अप्रैल के अंदर क्वेश्चन था ये। हम्म, ए ए ए ई।
डॉक्टर शुमाइला बी। डॉक्टर साहब जो ए कह रहे हैं, जो लोग ए वो ई कह रहे हैं, वो किस बेस पे कह रहे हैं? पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडिक। डॉक्टर अस्मा सईद बी। डॉक्टर फातिमा सी। जी राइट आंसर की तरफ हम मूव करने लगे हैं, जस्ट सारे लोग आंसर कर लें। डॉक्टर लाइबा बी। डॉक्टर अदील बी। सो मोस्टली जो आंसर है मतलब ए बी, और कुछ फ्यू कैंडिडेट्स ने ई का है, राइट। चलें जी, हम आंसर की तरफ मूव करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है जी बी, सब ड्यूरल हेमाटोमा। और ट्राई टू फाइंड इमेज, आपको एग्जाम के अंदर उन्होंने इमेज भी दिया होगा, ठीक है। सिटी दिया होगा इसका, मोस्टली सिटी आता है, वो आपको दिया होगा, आपने उस बेस पे इसका आंसर और जो सिम्टम दिए होंगे वो होता है। अब देखिए, जो लोग ए ऑप्शन कह रहे थे, एपिड्यूरल हेमाटोमा, जो एपिड्यूरल हेमाटोमा होता है, उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो 1 वीक के बाद बहुत लेस लाइकली होता है। आफ्टर 1 वीक जो होता है ना, वो लेस लाइकली होता है, प्रेजेंटेशन जो उसकी होती है ना, बहुत लेस लाइकली होती है। और इसके अंदर ल्यूसिड इंटरवल भी होता है, ल्यूसिड इंटरवल, कि पेशेंट कॉन्शियस होता है, फिर अनकॉन्शियस, फिर कॉन्शियस होता है, इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। लेकिन जो सबड्यूरल हेमाटोमा होता है, ये इसकी ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। ये एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट कोई ट्रॉमेटिक हो सकती है, और हमें सीटी पे इसका हाइपर डेंस एरिया नजर आता है, और क्रिसेंट शिप हेमरेज नजर आ रही होती है। आप ये देखें सिटी, ये देखें सबड्यूरल हेमाटोमा, ये ये हेमरेज ब्लीड हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर एपिड्यूरल हेमाटोमा देखें, तो ये ब्लीड है, ये यहाँ पे हेमरेज हुई है। इसमें बाइकन्वेक्स मिलता है, ये बाइकन्वेक्स इसके होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ना सब ड्यूरल हेमाटोमा, सम टाइम होता है कि इसने जो सुचर लाइन होती है क्रॉस की होती है, सुचर लाइन क्रॉस की होती है। सिटी भी दी जी, सिटी भी देते हैं जी, बिल्कुल। जो एग्जाम होगा उसके अंदर सिटी होगा, सिटी मेंशन होगा, ये तो यहाँ पे रिकॉलर ने मेंशन नहीं किया, लेकिन एग्जाम के अंदर होगा, ठीक है। जो सब रेकनाइट होता है, वो पेशेंट की जो कंप्लेंट होती है, इसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है स्वेट थंडर क्लैप हेडी के साथ, ठीक है। थंडर क्लैप हेडिक मतलब ये है कि पेशेंट कहेगा कि इस तरह की हेडिक तो मुझे पूरी जिंदगी में नहीं हुई जिस तरह की हुई है, रोस्ट हेडिक ऑफ लाइफ, ठीक है। ये इस तरह से आपने रूल आउट करनी होंगी चीजें, ठीक है। और जो पोस्ट ट्रॉमेटिक होता है, इसके अंदर सीटी नॉर्मल होता है, सीटी नॉर्मल होगा, आपको सिटी के अंदर कोई भी नॉर्मेलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो दूसरे होंगे उसके अंदर नॉर्मेलिटी होगी। समझ आ गई आप लोगों को? और जो सब ड्यूरल हेमाटोमा होता है, अक्सर ये जो शेकन बेबी की वजह से भी हो सकता है, जो बच्चों के अंदर उनकी क्योंकि ब्लड वेसल फ्रीजाइल होती है ना, तो वो फ्रीजाइल होने की वजह से भी ये उनको सबडुल हिमाटोमा होता है, हो सकता है, ठीक है। और इस पे सिटी पे आपको इसका क्रीसेंट शेप नजर आएगा, ऑन सिटी क्रीसेंट शेप।
ठीक है। डॉक्टर्स मूव करें नेक्स्ट। ये इसका कुछ जो, ये देखे पोस्ट ट्रॉमेटिक जो होते हैं उनमें सीटी जो है ना वो शुड बी नॉर्मल। इसको हम एक दफ़ा मेड ब्लड से देख लेते हैं। गाइडलाइन नीचे रेफरेंस ऐड की है। जस्ट एक मिनट डॉक्टर से ये आई थिंक ये अभी हो नहीं रहा, नेक्स्ट मूव करते हैं, ये बाद में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। अ पेशेंट, अ पेशेंट हु with his family had been in South America for 4 weeks, returned a week ago, no experience the abdominal pain, jaundice and have asked for a diagnosis. ऑप्शन ए है जी डायग्नोस डेंगू फीवर, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी येलो फीवर, ऑप्शन डी मलेरिया। हिस्ट्री उसने क्या दिया जी, फैमिली के साथ उसने टूर किया। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको कोई मेंशन करेगा ना कोई भी सिटी, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। 4 वीक, फॉर 4 वीक। और अभी एक वीक हुआ है उसको कि वो ये कंप्लेन कर रहे हैं इन सिम्टम के, एब्डोमिनल पेन, जोंडस। तो डायग्नोस के लिए उसने पूछा है। पेशेंट की एज मेंशन नहीं है। बी हैव ए, हैव सी, डॉक्टर रक्सा सी, हेपेटाइटिस ए। हम्म। सारे डॉक्टर्स आंसर करें, अपनी तरफ से करेक्ट डायग्नोस बनाने की कोशिश करें। इट मींस के जो मेजोरिटी है वो ऑप्शन बी मीन हेपेटाइटिस ए से एग्री कर रही है। चलें जी, इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है बी, सॉरी, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए ही करेक्ट है। क्योंकि इसके जो की फीचर होते हैं हेपेटाइटिस ए के, लाइक जोंडस उसने बताया जी, अब्डोमिनल पेन, और साथ में फीवर। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये हेपेटाइटिस ए। लेकिन जो डेंगू फीवर की प्रेजेंटेशन होती है, अब हम इनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। डेंगू फीवर, येलो फीवर या मलेरिया, उसकी प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है जी। डेंगू फीवर के अंदर हाई ग्रेड फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होगा, साथ में माइल्जियस होता है, और रेट्रो ऑर्बिटल पेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्लू जो आपको मिलेगा ना, वो रेट्रो ऑर्बिटल पेन साथ में माइल्जियस। तो
ये अगर डायग्नो वो उसमें के अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर है तो आपका डायग्नोस डेंगू फीवर की तरफ जाना चाहिए। यस, ट्रेवल हिस्ट्री भी मैटर कर रही है बिल्कुल। और जो दूसरा येलो फीवर का, येलो फीवर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एएमसी का टॉपिक ना येलो फीवर, इसमें से भी काफी क्वेश्चन और वैक्सीनेशन पे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ये जब टॉपिक है कि हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी हाई ग्रेड फीवर होता है, साथ में जोंडस प्लस ब्लैक यूरिन, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। और ब्लीडिंग भी हो रही होती है। तो ये अगर प्रेजेंटेशन में होगा तो येलो फीवर की तरफ जाएगा। मलेरिया, इसमें इंटरमिटेंट फीवर होता है, क्योंकि इसकी डिफरेंट स्टेन होती हैं। इंटरमिटेंट फीवर लाइक आज फीवर है, कल नहीं होगा, परसों फिर हो जाएगा, इस तरह से इसकी। और इसमें फीवर का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो ज्यादा होता है, लाइक 1 वीक के बाद भी प्रेजेंटेशन हो सकती है, 2 वीक के बाद भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन से स्ट्रेन का ये इन्फेक्शन। जी, चार्को टाइट भी बन सकता है अगर उसके वो फीचर पूरे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाइफ ब्रॉट बाय हस्बैंड ओड बिहेवियर। ठीक है, ओड बिहेवियर फॉर 1 वीक, सस्पेक्टिंग बैड पीपल आर फॉलोइंग हर। ठीक है। एडल्ट्री हेलुसिनेशन है, सम टाइम विदड्रॉन ऑन एग्जामिनेशन, अब नॉर्मल गेट है, स्टीरियोटिपिकल हैंड मूवमेंट्स। डायग्नोज पूछ रहा है जी, डायग्नोज क्या होगा? ऑप्शन ए डिप्रेशन, ऑप्शन बी स्किजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी लिम्बिक इंसेफ्लाइटिस, ऑप्शन डी टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। बी सी डी। हम्म। ए वाला कोई नहीं है इधर? डॉक्टर सामा, बी नॉट करेक्ट, ओनली 1 वीक, यस। डॉक्टर्स कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि लाइक जिन पे आपको लग रहा है कि ये एक्सक्लूजन मेथड यूज कर लिया करें, कि जो प्रेजेंटेशन है ये प्रेजेंटेशन दूसरों की नहीं हो सकती, तो उनको रिमूव एक्सक्लूड कर दिया जाया करें। जिन पे लगता है उन पे इस तरह क्वेश्चन जो करेक्ट होने के चांस है वो ज्यादा होते हैं एक्सक्लूजन मेथड। अगर हम इसका एक्सक्लूजन मेथड इस पे अप्लाई करें, लाइक डिप्रेशन है, इसकी हिस्ट्री जो है ना वो कोई भी उसने नहीं बताया, इसका वो क्राइटेरिया होता है DSM-5 क्राइटेरिया। ठीक है, DSM-5 क्राइटेरिया होता है। और आउट ऑफ 9 में से आपके पास 5 सिम्टम होने चाहिए तो फिर होता है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इनहेडोनिया और स्लीप, पेशेंट सो नहीं रहा होता, डिप्रेसिव होता है, एनर्जी उसकी बहुत फटीग होता है। ठीक है। तो उसका वो एक क्राइटेरिया होता है, 9 में से 5 सिम्टम होते फिर हमारा डिप्रेशन बनता है डायग्नोज। स्किज़ोफ्रेनिया बिल्कुल ये एक ज्यादा इसकी हिस्ट्री होगी। ठीक है, इतनी एक्यूट ऑनसेट नहीं होता इसका। जो लिम्बिक इंसेफेलाइटिस है, यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं जी। यस, इसका आंसर जो है लिम्बिक इंसेफेलाइटिस है। ठीक है। तो ये उसने नीचे बताया हुआ है, लाइक डेफिनेशन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू दैट प्राइमरी अफेक्ट्स द लिम्बिक सिस्टम इन द मीडियल टेम्पोरल लोब्स। ठीक है।
पैथोफिजियो में क्या है जी, इसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं डायरेक्ट अगेंस्ट रिच एक्सप्रेस इन द लिम्बिक सिस्टम। ठीक है। और इसकी एसोसिएशन होती है पैरान्यूप्लास्टिक जो है ना उसके साथ एसोसिएशन होती है। स्क्वेमस सेल लंग कार्सिनोमा जो है ना इसका उसके साथ एसोसिएट कर रहा होता है मोस्ट कॉमन। या ब्रेस्ट कैंसर के साथ भी एसोसिएशन हो सकती है, टेस्टिकुलर कैंसर के साथ भी एसोसिएशन हो सकती है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हेर्प सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। अगर ऑटोइम्यून में से कोई कंडीशन है तो उसमें एसएलई या सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के साथ इसकी एसोसिएशन हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो सिनेरियो के अंदर उसने इंपॉर्टेंट बात बताई थी, लाइक ऑड बिहेवियर, और उसकी वाइफ लेके आई है। ठीक है। और हेलुसिनेशन भी हो रही है। तो 1 वीक की अगर इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, ऑड बिहेवियर है और हेलुसिनेशन भी हो रही है और गेट, तो ये लिम्बिक इंसेफ्लाइटिस, ये आपकी हैंडबुक का भी क्वेश्चन है। ठीक है। हैंडबुक के अंदर भी ये क्वेश्चन उसने दिया गया है। तो ये रिकॉल्स का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता होता है। क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं जिसके, similar to the generic clinical feature of the encephalitis with prominent psychiatric and neurological manifestation। शॉर्ट टर्म जो है ना वो मेमोरी लॉस होता है इसमें, सीजर, कंफ्यूजन, साइकेट्रिक सिम्टम के अंदर डिप्रेशन, हालुसिनेशन या एंग्जाइटी, ये हो सकता है। ठीक है। हालुसिनेशन उसे हो रही थी। डायग्नोस, डायग्नोस हम इसका किस तरह करते हैं? कंफर्मेटरी, आपको ये याद होना चाहिए कि ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज हमने ऊपर उसकी पैथोफिजी में कहा है कि एंटीबॉडीज का वो बन रही होती है इसके अगेंस्ट। तो वीके वीजी केसी कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटी एमपी रिसेप्टर एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है इसका, ये कंफर्मेटरी है। ठीक है। बाकी दूसरे साथ में सीएसएफ हम करते हैं तो डब्ल्यूबीसी का वो ज्यादा मिलता है, लिम्फोसाइटिक प्लियोसाइटोसिस होती है। ठीक है। एमआरआई करते हैं तो उस पे अबनॉर्मेलिटी इन दी बाइलेटरल मीडियल टेम्पोरल लोब्स में वो अबनॉर्मेलिटी हमें नजर आती है। ईईजी करते हैं तो अलिप्टोजेनिक और स्लो वेव एक्टिविटी इन दी टेम्पोरल लोब। अगर मेलिग्नेंसी होती है, कुछ मेलिग्नेंट सिचुएशन होती है, तो उसके लिए हम सीटी कर रहे होते हैं स्टेजिंग के लिए। ठीक है। स्टेजिंग के लिए करते हैं सीटी के, यहाँ पे कोई कैंसर जो है था वो कहीं मेटास्टेज तो नहीं कर गया, तो स्टेजिंग के लिए हम सीटी कर रहे होते हैं, क्योंकि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के साथ इसकी एसोसिएशन होती है, तो कहीं मेटास्टाइज ना कर गया हो। ठीक है। ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि ये एक वायरल सिचुएशन है, इनकेफ्लाइटिस एक वायरल है, तो हम उसके लिए एसाइक्लोविर भी हम दे रहे होते हैं अनटिल उसका डायग्नोज ना बन जाए कि किस स्ट्रेन की वजह से हुआ है। तो स्टार्ट में हम उसका एम्पिरिक वो दे देते हैं एसाइक्लोविर, और फिर अम्यूनो मॉड्यूलेटरी थेरेपी यूज करते हैं। ठीक है। और जो अंडरलाइन काज होती है, लाइक इसकी एसोसिएशन लंग कैंसर के साथ है मोस्ट कॉमन जो है, तो ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर। ठीक है। और स्मॉल लंग सेल का जो कैंसर होता है, उसको हम स्मॉल होता है, सर्जन उसे देख नहीं सकता, तो उसका ट्रीटमेंट हम कीमोथेरेपी से कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स मूव करें नेक्स्ट, यहाँ तक समझ आ गई है? ये एक टॉपिक था हाई यील्ड जो कि आपको आना चाहिए, वो हमने डिस्कस किया, तो नेक्स्ट मूव करें हम। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, बहुत रिकॉल्स के अंदर रिपीट हुआ ये। अ प्रेग्नेंट वुमेन 28 वीक traveled somewhere with the husband recently, had pertussis vaccination 3 year ago, what to do? ऑप्शन ए है जी गिव pertussis वैक्सीन, नो। ऑप्शन बी है जी गिव pertussis वैक्सीन 34 वीक। ऑप्शन सी है जी pertussis गिव pertussis वैक्सीन आफ्टर बर्थ। सो आप क्या समझते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये वैक्सीनेशन का क्वेश्चन है और वैक्सीनेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बच्चों की हो चाहे वो अडल्ट की हो। डॉक्टर हंस आफ्टर बर्थ। ओके। और लोग? डॉक्टर शुमाइला ए, डॉक्टर ओसामा ए, डॉक्टर जमशेद ए।
डॉक्टर अनिल सी। ACC। और बी किसी का नहीं है? ए और सी के बीच में है। चलें जी, हम इसका आंसर की तरफ मूव करते हैं। डॉक्टर शुएब बी। बी के भी चलें जी, आगे हैं कैंडिडेट्स। तो डॉक्टर लाइबा ए। चलें जी, इसका आंसर हम देखते हैं। जी आंसर इसका जी ए है, गिव पर्टूसिस वैक्सीन। नो। अभी ना इसकी हम, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट वैक्सीनेशन हमने कहाँ से आप लोगों ने करनी होगी। मैं आपको वो उस तरफ लेके चलता हूँ। जी दे सकते हैं बिल्कुल। ये अभी मैं गाइडलाइन, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये फॉलो किया जाता है। ठीक है। तो ये स्केड्यूल आपने याद करना होगा। थोड़ा टफ होता है एंड तक याद करना, इसको रिटेन करना मुश्किल होता है। क्योंकि ये वहाँ यहाँ पहले इसने चाइल्डहुड वैक्सीनेशन बताई है। ठीक है। उसके बाद इसने अडल्ट वैक्सीनेशन बताई है। ठीक है, अडल्ट वैक्सीनेशन, ये सारी वैक्सीनेशन आपने यहाँ से देखनी होगी। फिर एडिशनल वैक्सीनेशन आपने देनी है। कुछ वो लोग जो कि कोई स्पेसिफिक मेडिकल रिस्क पे हैं, कोई कोमोर्ब्स हैं, तो उनमें एडिशनल वैक्सीनेशन आप किस एज पे कर सकते हैं, वो आपने देखना है। ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था हम उस तक रहते हैं, क्योंकि ये चार्ट आप लोगों ने याद करना होगा, करके जाना है। इसके बगैर एग्जाम नहीं आपने बुक करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ पे 2 मंथ पे कौन सी देनी है, 4 मंथ पे, 6 मंथ पे, 6 मंथ टू 5 ईयर, 12 मंथ, 18 मंथ, 4 ईयर। तो ये सारी चीजें याद करनी होगी। अब इसके अंदर ना दो तीन पॉपुलेशन है उधर उनकी ना। एक होता है ओरिजिनल पॉपुलेशन, लाइक कोई पेरिफेरल एरियाज में रह रहे हैं। अगर आप एशियन कंट्री की बात करें, लाइक अगर पाकिस्तान या इंडिया, इनके जो पेरिफेरल वो सिटीज होते हैं जहाँ पे कोई इतनी ज्यादा वो उनको इवन के डेफिशिएंसी होती है, हेल्थ की भी, फूड की भी, और सारी चीजें, और उनकी एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। ठीक है। वो लोग कौन से होते हैं जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनको ये देखें, इंडिजीनियस पॉपुलेशन भी कहते हैं। ठीक है। टोर स्टेट आइसलैंडर भी इनको कहा जाता है। ठीक है। ओरिजिनल पॉपुलेशन भी कहा जाता है। तो इनका प्रोटोकॉल आपको सारे एग्जाम में डिफरेंट मिलेगा। इनकी स्क्रीनिंग डिफरेंट होती है, इनकी वैक्सीनेशन डिफरेंट होती है। जो मेन उनके सिटीज के अंदर रह रहे होते हैं, लाइक न्यू साउथ वेल्स के अंदर, वो सारे जो असल में ऑस्ट्रेलियन है ना, वो सारे वो हैं जो पेरिफेरल एरियाज हैं, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन हैं, वो लोग हैं सर। ओरिजिनल इंडिजीनियस पॉपुलेशन ये वो लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं, जो दूसरी जो उनकी बिग सिटीज में रह रहे होते हैं, वो सारे माइग्रेटेड लोग। तो इन दोनों पॉपुलेशन का ट्रीटमेंट स्केड्यूल डिफरेंट होता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ये वैक्सीनेशन याद करनी होगी, वो बताएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था, हम उस पर फोकस करते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये चार्ट लंबा है, आपने इसको ऑन टाइम में करना होगा रीड। जब क्लासेस हमारी होंगी इस पे, फिर भी हम इसे देख लेंगे। तो हमारा था कि ये जी प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन में हम कौन कौन सी वो किस कंडीशन में दे सकते हैं, परटूसिस वैक्सीनेशन दे सकते हैं। ठीक है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन भी दे सकते हैं। ठीक है। जो परटूसिस वैक्सीनेशन होती है, वो हम देते हैं बिटवीन 20 to 32 वीक तक। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 to 32 वीक परटूसिस वैक्सीनेशन। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन होते हैं, इन ईच प्रेगनेंसी, हम किसी भी स्टेज में दे सकते हैं। प्रेगनेंसी का चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड या थर्ड है, हम किसी स्टेज पे भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन दे सकते हैं।
ठीक है डॉक्टर्स, ये दो चीजें अभी आप याद कर लें कि परटूसिस वैक्सीनेशन बिटवीन 20 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉल है। मई के अंदर भी है, अप्रैल में भी है, मार्च के अंदर भी आई है। ठीक है। और ये मेरे एग्जाम में भी रिकॉल थी जून के अंदर भी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। और जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन है वो एनी स्टेज आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कभी भी ले सकते हैं। इसके अलावा ऊपर दूसरी वैक्सीनेशन है, इनको बाद में हम गो थ्रू करेंगे। तो वैक्सीनेशन के लिए आपने नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल ये शेयर करना, ये इसको फॉलो करना होगा, कोई और नहीं। डॉक्टर्स मूव करें नेक्स्ट, मुझे बताइए चैट बॉक्स में। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 ईयर एथलीट्स, 18 एज। अच्छा जी, 18 एज एथलीट्स कमिंग फॉर रेगुलर स्क्रीनिंग, फैमिली हिस्ट्री है पॉजिटिव फॉर डेथ अंकल एंड फादर एट 35 and 25 एज, मेंशन ऑन हर एग्जामिनेशन, ये रिकॉलर ने मेंशन किया है। और क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो सिस्टोलिक मर्मर विच इंक्रीजिंग ऑन स्टैंडिंग वलसल्वा, आस्किंग फॉर डायग्नोज। इस पे जो आपने फोकस करना है, एक तो यंग एथलीट की हिस्ट्री है, यंग। और जो डेथ हुई है फैमिली के अंदर वो भी यंग उनके पेशेंट है, कोई एज ज्यादा नहीं। फैमिली जो उनके मेंबर है ना, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव और सेकंड डिग्री, उनकी एज भी यंग है। तो इसका डायग्नोज पूछ रहे हैं। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, टॉर्सिड डी पॉइंट आयोटिक स्टेनोसिस। एवरीवन ए ए ए। क्या वजह है जी ए आप चूज कर रहे हैं यहाँ पे? बी सी भी आए हैं लोग। बी बी बी, डॉक्टर वहाज। डॉक्टर उमर भट्टी सिस्टोलिक मर्मर, ऑप्शन ए। इट मीन्स कि मेजोरिटी जो है वो ए के साथ एग्री है। यस डॉक्टर शोएब, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है बिल्कुल। हुक्म। चलें जी, इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर ए है जी। क्योंकि हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये आपको सिनेरियो के अंदर भी इस तरह आएगा कि एक एथलीट सा एक्सरसाइज करते हुए अचानक उसकी डेथ हो गई है, सडन सडन कार्डिक डेथ होती है इसके अंदर। तो वो हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना उधर, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पाएगा, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसका, और उसने ये भी बताया ना कि क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो सिस्टोलिक मर्मर विच इंक्रीजिंग ऑन स्टैंडिंग वलसलवा। तो ये जो मर्मर होते हैं ना, लाइक इसमें जो जब वॉल्यूम ज्यादा होता है ना, तो इनकी इंटेंसिटी जो है ना वो डिक्रीज होती है। ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा होगा और ये आपको डिक्रीज सुनाई देंगे। ठीक है। तो और फैमिली हिस्ट्री भी इसके अंदर पॉजिटिव है। तो ये हमारा सीधा सीधा सिंपल डायग्नोस था, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी की तरफ जा रहा था। जी, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है बिल्कुल। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट है जी, अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद प्री मेच्योर एजैकुलेशन, ट्रीटमेंट। ऑप्शन ए है जी क्लोमिफिन,
ऑप्शन बी है जी फ्लोक्साटिन, ऑप्शन सी इवाब्रेडिन। व्हाट यू थिंक्स गाइस? बी ऑल द वे डॉक्टर वहाज। बी बी। इट मीन्स कि मेजोरिटी बी के साथ एग्री है, राइट? चलें जी, इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं हम। जी इसमें फ्लोक्सेटिन ही इसका आंसर है। ठीक है, वही हम यूज कर रहे होते हैं SSRI। अभी एक लिंक था, अभी ये कॉपी पेस्ट हो जाए मुझसे। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट डॉक्टर्स, ये मैं ना लिंक ओपन कर रहा हूँ, गाइडलाइन रेफरेंस आपको दिखा। अच्छा, ये प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, ये गाइडलाइन है, अटैच भी मैंने कर दी है। अभी वहां पे हमसे वो ट्रीटमेंट पूछ रहा था, हम बस उस पे ही अभी फोकस करेंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शन फ्लोक्सिटिन था, SSRI हम वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, 20 to 40 mg, ये RSHB की गाइडलाइन है। ठीक है, और इसकी हाफ लाइफ की कोई जरूरत नहीं है। एडवर्स इफेक्ट ये एक दफा देख ले कि इंसोम्निया, एंग्जाइटी वगैरह, नोजिया, वोमिटिंग और लॉस ऑफ लिबिडो, ये उसका साइड इफेक्ट है। या इरेक्टोराइल डिस्फंक्शन, ये एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है। ठीक है, सर्टालिन भी हम वो यूज कर रहे होते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए। ठीक है, तो SSRI अगर कोई भी उधर आपको, क्योंकि उधर ऑप्शन ये था SSRI का, तो हम इस तरफ आए। प्रोक्सिडिन जो होता है ये मेनली वो जो मेनिपोजल सिम्टम होते हैं उसके लिए यूज कर रहे होते हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो ये थी ऑस्ट्रेलियन फैमिली फिजिशियन RACB गाइडलाइन। तो यहाँ से आपने गो थ्रू करना होगा। ये उसने ऊपर कॉजेज उसकी बताई है कि लाइकली या अनलाइकली। तो इसको जब टॉपिक आएगा फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बेस्ट वे टू डायग्नोज अस्थमा इन स्कूल एजेड चिल्ड्रन, स्पायरोमेट्री, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट या चेस्ट एक्सरे? स्कूल ये चीज इंपॉर्टेंट है, स्कूल एजेड चिल्ड्रन का पूछ रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज ये डिफरेंट गाइडलाइन है, अकॉर्डिंग टू एज। तो स्कूल
एजड चिल्ड्रन का पूछ रहा है, स्पायरोमेट्री, पीक एक्सप्लोरेटरी फ्लो रेट, चेस्ट एक्सरे। ए, सी, ए, मेजोरिटी ए के साथ एग्री है। डॉक्टर मारिया, चेस्ट एक्सरे। स्पायरोमेट्री, वी कैन नॉट डू स्पायरोमेट्री इन चिल्ड्रन, यदि ये स्पेसिफिक एज है, अभी में हम इसे गाइडलाइन से देखते हैं। तो जो स्कूल गोइंग चाइल्ड होता है उसकी एज ज्यादा भी होती है, उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही छोटा है तो उसमें हम नहीं करते। तो इसका आंसर हम देखते हैं जी, स्पायरोमेट्री इसका आंसर है। और इसको हम गाइडलाइन से एक दफा गो थ्रू करते हैं। हैंडबुक, अस्थमा हैंडबुक ऑस्ट्रेलिया, ये आपने अस्थमा के लिए पढ़नी है। अस्थमा की मैनेजमेंट, चाहे वो अडल्ट हो चाहे वो चाइल्ड हो, यहाँ से पढ़नी होगी। जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी, ये देखें जी, हमारा जो जो पेशेंट था, चिल्ड्रन एज 6 to 11 ईयर, स्कूल एजेड चिल्ड्रन, ठीक है, उसने मेंशन भी किया था, एबल टू परफॉर्म स्पायरोमेट्री, सो द डायग्नोज इज सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वेरिएबल एक्सपायरेटरी एयर फ्लो लिमिटेशन। ठीक है, 6 to 11 ईयर स्कूल गोइंग चाइल्ड, उनका डायग्नोज हमने स्पायरोमेट्री से करना होता है। ये ऊपर उसने बताया कि इन्फेंट्स एज 6 to 12 मंथ, अस्थमा शुड नॉट बी डायग्नोज इन इन्फेंट्स एजेड लेस देन 12 मंथ। ठीक है, wheezing इन दिस ग्रुप इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू द एक्यूट वायरल ब्रोंकोलाइटिस। ठीक है, एक्यूट वायरल ब्रोंकोलाइटिस, ये बिल्कुल ये भी पेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रोंकोलाइटिस। और स्मॉल और फ्लोपी एयरवेज। ठीक है, infants with clinically significant wheezing should be referred to a pediatric respiratory physician or pediatrician। ठीक है, जो प्री स्कूलर पेशेंट, अगर चाइल्ड आपके पास आता है एज 1 to 5 ईयर, उनका आपने किस तरह करना है जी, although the many individual later diagnosed with the asthma first show the respiratory symptom by the age of the 5 year, it is difficult to make the diagnosis of the asthma with the high degree of certainty in the children aged 1 to 5 year, because episodic respiratory symptoms such as wheezing, cough are very common in children, particularly in the children under 3 year। ठीक है, लंग फंक्शन टेस्टिंग बाय स्पायरोमेट्री इज यूजुअली नॉट विजिबल इन दिस एज ग्रुप, इन दिस एज ग्रुप में हमने स्पायरोमेट्री नहीं करनी। ठीक है, अ हाई proportion of the children who respond to bronchodilator treatment do not go on to the asthma in later childhood via primary school care। ठीक है, तो ये चीजें थी जो आपने इनका डायग्नोस किस तरह करना है, बाकी ये नीचे आर्टिकल है रीड करने के लिए, लेकिन हमारा सिर्फ डायग्नोस पे था तो वो हमने किया। जो 0 to 12 मंथ होता है वो मोस्ट कॉमन जो है ना, वो अक्यूट वायरल ब्रोंकोलाइटिस होता है। ये पीड्स के अंदर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वायरल ब्रोंकोलाइटिस। इन 1 to 5 इट इज डिफिकल्ट टू मेक द डायग्नोस विद हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, एज 1 to 5। तो उसका डायग्नोस भी हम क्लिनिकल सिम्टम पे कर सकते हैं। Wheezing are very common in children, particularly in children under 3 year,
तो वीजिंग इनमें कॉमन होती है, क्योंकि इसमें हमारा मिस डायग्नोज ये भी हो सकता है कि वायरल ब्रोंकोलाइटिस भी हो सकता है, क्योंकि मोस्ट जो एज ग्रुप होता है ना वायरल ब्रोंकोलाइटिस का, वो इसके विंडो पीरियड होता है 1 ईयर to 2 ईयर, मतलब 24 मंथ तक ये ज्यादा हो सकता है। और उसके बाद अगर कोई पेशेंट आता है तो वो अस्थमा की तरफ जा रहा होता है। और अगर आफ्टर 5 ईयर, 6 ईयर, फिर हम उसका जो डायग्नोज है वो स्पायरोमेट्री परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। A 48-year old man present with the cholecystitis and was planned for surgery but refused and asked for the antibiotic and pain relief as he wants to go back to work. What to do? Assess his competency. Option B है जी agree with him. A B A। अच्छा, कुछ होते हैं एक वो आपने सोचना होता है ब्रेन के साथ कि यहाँ पे क्या हो सकता है। कुछ ब्रेन यूज किया जाता है ना कुछ जगह पे। लाइक एक पेशेंट है, उसकी एक सीरियस कंडीशन है, तो वो ट्रीटमेंट के लिए एग्री नहीं है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, एथिक्स के अंदर भी आएंगे, ओवरऑल भी आएंगे, कि आपने क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप। मोस्टली लोग ए से एग्री कर रहे हैं और फ्यू पीपल एग्री विद बी, राइट? जी, अकॉर्डिंग टू एथिक्स डू वट एवर द पेशेंट वांट टू डू। बिल्कुल ये भी होता है कुछ क्वेश्चन पे हम बिल्कुल जो पेशेंट चाह रहा होता है, लेकिन आफ्टर आफ्टर आपने उसका कंपिटेंसी लेवल देख के फिर उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर तो वो कंपिटेंसी लेवल उसका ठीक है, वो आपने बता दिया, उसको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं कि ये ट्रीटमेंट के फायदे हैं, अगर ट्रीटमेंट ना करवाए तो ये नुकसानात हैं। तो अगर फिर भी वो रिजेक्ट कर रहा है तो आपने पेशेंट की जो भी विश होगी उसको उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी जी। और इसका ऑप्शन की तरफ चलते हैं जी। आंसर इसका जी असेस हिज कॉम्पिटेंसी लेवल। ठीक है। सबसे पहले आपने ये असेस करना है। असेस करते हैं पेशेंट ठीक उसका कॉम्पिटेंसी लेवल है, इसके बावजूद भी वो डिनाई कर रहा है, तो आपने उसकी विश की रिस्पेक्ट करनी है और मूव ऑन। ठीक है। और अगर वो नहीं है, सेडेशन में है, या वैसे ही उसको साइकोसिस है, कोई साइकेट्रिक एवेलुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपने उसकी साइकेट्रिक एवेलुएशन करवा लेनी है, तो उसको ट्रीट करना है। अगर इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो आपने फिर ये डिफरेंट गाइडलाइन आती हैं कि अगर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है और पेशेंट को एट द स्पॉट उसको लाइफ सेविंग के लिए ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, तो फिर आपने उसको ट्रीट करना होता है। ठीक है। ये एक डिफरेंट गाइडलाइन है, ये डिफरेंट डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका असेस कॉम्पिटेंसी लेवल
अगर तो ठीक है फिर भी पेशेंट जाना चाह रहा है तो उसको विश को फॉलो करें।